नीरज सिंह फ्रॉम चैनल एन सिंह क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 6 सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे क्लास सेट के लिए। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, वी ऑलरेडी नो डैट एनर्जी इज़ द कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क। जैसे आप पहले से जानते हैं, जूनियर क्लासेस से आप एनर्जी का डिफिनेशन पढ़ते आए हैं। एनर्जी क्या है? कैपेसिटी टू डूइंग वर्क, या आप कह लीजिए कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, यानी काम करने की जो क्षमता है आपके पास, वही क्या है? एनर्जी है। In earlier classes, we have learned about different form of energy: mechanical, heat, chemical, electrical, light, sound, nuclear and so on. आप पिछले क्लासेस में पहले ही सीख चुके हैं कि जो एनर्जी है उसके कई फॉर्म होते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है आपका मैकेनिकल, हीट, ये सारा चीज़ लिखा हुआ है। देखिए, जैसे मैकेनिकल, हीट, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, ये सारा क्या है? लाइट है, साउंड है, ये सारा के सारा जो है वो एनर्जी का फॉर्म है। ठीक है। और एक चीज़ और आप जान लीजिए, जब अपर क्लास में जाइएगा तो इसके बारे में डिटेल पढ़ना है। क्या कि एनर्जी को नहीं तो आप क्रिएट कर सकते हैं और नहीं डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। आप कर क्या सकते हैं? सिर्फ उसमें आप उसका फॉर्म को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, यानी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ला सकते हैं। ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि एनर्जी कांट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। वी नीड एनर्जी फॉर ऑल एक्टिविटीज़ लाइक बेकिंग चपाती और कुकिंग टू सेंडिंग एस्ट्रोनॉट इन स्पेस। यानी एनर्जी की आवश्यकता सभी जगहों पे है। जैसे आप जानते हैं कि बिना एनर्जी का आप कोई काम कर ही नहीं सकते हैं। ऑल ऑफ फॉर्म दैट वी एवरी डे स्टोर्ड डिफरेंट वे द वेरियस सोर्स ऑफ एनर्जी। आप देखते हैं सोर्स ऑफ एनर्जी बहुत सारे हैं, यहाँ से आप एनर्जी को यूज करते हैं, वो स्टोर है। वी ऑलरेडी नो दैट द सबस्टांसेस विच प्रोवाइड हीट ऑन द बर्निंग इन एयर इज कॉल्ड फ्यूल। आप पहले ही जानते हैं कि सबस्टांस जो हीट प्रोड्यूस करता है, कब? जलने के बाद। इसी चीज़ को क्या कहते हैं? हम फ्यूल कहते हैं। ये लाइन आप याद कर लीजिए। वी ऑलरेडी नो दैट द सबस्टांसेस विच प्रोड्यूस हीट ऑन बर्निंग। वैसे सबस्टांस, वैसे सामग्री, वैसे चीज़ जो जलने के बाद हीट प्रोड्यूस करता है, हम उन्हें फ्यूल कहते हैं। यहाँ से फ्यूल को डिफिनीशन आपको मिलता है। अब देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी चीज़ को जब आप क्लासिफाइड करने जाइएगा तो सबसे पहले बेस मानना पड़ता है। कोई भी चीज़ क्लासिफाइड कीजिएगा तो यहाँ जो क्लासिफिकेशन के लिए हम लोग बेस माने हैं वो है अकरेंस। यानी अकरेंस के हिसाब से आप कितने तरह का और रिसोर्सेज होते हैं, अकरेंस के हिसाब से। तो नेचुरली कुछ चीज़ आपको मिलता है, कुछ आप बनाते हैं। यानी एनर्जी जो आपको नेचर से मिलता है, जिसको आपने नहीं बनाया है, ऐसे एनर्जी के सोर्स को क्या कहते हैं? नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी। देखिए, जैसे नेचुरल सोर्सेस क्या है? नेचुरल एनर्जी और सोर्स आर दोज विच आर अवेलेबल टू अस बाय नेचर। यानी जो नेचर आपको अवेलेबल किया है सोर्स, उसको कहते हैं नेचुरल सोर्स। जैसे आप देख रहे हैं सोलर एनर्जी है स्टूडेंट्स, सोलर एनर्जी है। तो सोलर एनर्जी, आप सोलर एनर्जी किसको कहते हैं? आप जानते हैं सोलर एनर्जी जो आपको सन से मिलता है, विंड एनर्जी जो आपको विंड से मिलता है, पानी से भी आप एनर्जी को ऑब्टेन करते हैं जिसको हाइड्रो एनर्जी कहते हैं। ये सारा के सारा क्या है? नेचुरल रिसोर्सेस है, नेचुरल सोर्स है जहाँ से आप एनर्जी लेते हैं। यानी इन सोर्सेस को, जहाँ से आपको सोलर एनर्जी मिलता है, विंड एनर्जी मिलता है, इस सब को आपने नहीं बनाया है। आपको किसने दिया है? नेचर ने दिया है, प्रकृति दिया है, आपको गिफ्ट मिला है। ऐसे रिसोर्सेज जिसको आपने नहीं बनाया है, प्रकृति से आपको उपलब्ध कर मिला है, वैसे रिसोर्सेज को कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। ये आपके लिए सोर्स है, तो नेचुरल सोर्स। दूसरा जो पॉइंट है वो है सिंथेटिक सोर्सेज। सिंथेटिक सोर्सेज किसको कहते हैं? यानी ऐसे सोर्सेज जिसको आपने बनाया है। सिंथेटिक एनर्जी सोर्स आर दोज दैट यूज मैन मेड मटेरियल एज सोर्स ऑफ एनर्जी। यानी ऐसे एनर्जी का सोर्स
जिसको आपने बनाया है, भले ही वो बनाने में आपने नेचुरल रिसोर्सेज की मदद ली हो, लेकिन आपने जिस रिसोर्सेज को बनाया है उसको कहते हैं सिंथेटिक सोर्सेज। एग्जाम्पल में ले लीजिए, केमिकल एनर्जी है। आप केमिकल एनर्जी जो है आप बैटरी में स्टोर रहता है और उसको आप यूज करते हैं कैलकुलेटर चलाने में, वॉच चलाने में। ये सारा चीज़ जो है वो है सिंथेटिक सोर्स ऑफ एनर्जी। अब देखिए, तो ऑकरेंस के हिसाब से हमने क्लासिफाइड किया था उसको। अब कह रहे हैं कि फिजिकल स्टेट, ये क्या है? फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट के हिसाब से उसको हम 3 कैटेगरी में रखते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। स्टूडेंट्स, सॉलिड के फॉर्म में जो आपके पास सोर्सेस हैं वो है फायरवुड है, चारकोल है, कोल है। ये सारा क्या है? आपके सॉलिड फॉर्म में फ्यूल के रूप में मिलता है। जैसे आप कोल को यूज करते हैं, जला करके आप बहुत तरह के काम लेते हैं उससे। तो ये क्या हो गया? सॉलिड फॉर्म में हो गया। अब देखिए, दूसरा है लिक्विड फॉर्म में। जैसे केरोसिन है, आप उसको लाइट के रूप में भी यूज करते हैं। पेट्रोल है, इसी पे ज़िंदगी टिकी हुई है, पेट्रोल पे। देख रहे हैं ज़्यादा सारा जो बाइक में, कार्स में, ये सब सारा चीज़ में हम पेट्रोल यूज़ करते हैं। बसेस हैं, ट्रक्स हैं, ये सारा चीज़ जो है वो डीजल यूज़ करते हैं। यानी लिक्विड का भी हम यूज़ करते हैं फ्यूल के रूप में। तो ये लिक्विड फ्यूल हो गया। अब देखिए, गैस फ्यूल। गैस फ्यूल, पेट्रोलियम गैस कॉमनली यूज्ड एज ए एलपीजी। आपके घरों में अब देखते हैं खाना बनाने के लिए जो गैस सिलेंडर होता है, आप सबों ने देखा होगा। नेचुरल गैस ऐसे ये है जो सीएनजी है जिससे बसेस चलती हैं। तो ये सब क्या है? गैसियस फॉर्म है, यानी गैस के रूप में हम फ्यूल को यूज़ करते हैं। यानी हम फिजिकल स्टेट में फ्यूल का यूज़ करते हैं। सॉलिड के रूप में याद कर लीजिएगा, सॉलिड के रूप में चारकोल हो गया, फायरवुड हो गया, कोल हो गया। लिक्विड के रूप में केरोसिन हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया। और गैसेस के रूप में आप तो जानते ही हैं, एलपीजी हो गया, सीएनजी हो गया, नेचुरल गैसेस हो गए। ये फिजिकल स्टेट के रूप में हम यूज करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, अवेलेबिलिटी के हिसाब पे, उपलब्धता के आधार पे, कैसे किस मात्रा में है, कैसे उपलब्ध है, इस आधार पे हम उसको क्लासिफाइड करते हैं। जैसे रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, 2 स्टेट। इसको सीधा सीधा समझना है कि जिसको रिन्यूएबल किसको कहते हैं? जिसको आप फिर से रिन्यू करते हैं, फिर से नया करके फिर से उसको बना लेते हैं, ऐसे सोर्सेज को कहते हैं रिन्यूएबल सोर्सेज। ठीक है, तो ए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी इज ए नेचुरल रिसोर्स दैट कैन रिप्लेस इटसेल्फ नेचुरली ओवर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। क्या देखिए, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम पे उसको फिर से हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। जैसे है विंड है, सन है, बायोमास है, फ्रॉम प्लांट्स से जो मिलता है, हाइड्रो पावर है जिसको हम पानी से उपलब्ध करते हैं। देखिए स्टूडेंट, थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिए, हाइड्रो जहाँ भी लगा हो, हाइड्रो ये टर्म, इसका मतलब हो गया वहाँ आप समझ लीजिएगा वाटर से रिलेटेड है। ये सब क्या है? नेचुरल है ही, और उसके साथ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। और इसको इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज है, ये ख़त्म होने वाला नहीं है। विंड नहीं ख़त्म होने वाला है, सन से जो आपको सोलर एनर्जी मिलता है ये ख़त्म नहीं होने वाला, बायोमास ख़त्म होने वाला नहीं है। तो ये सबको कहते हैं रिन्यूएबल सोर्सेस। ठीक है, और ये निकट भविष्य में ख़त्म होने वाले नहीं हैं। दूसरा है नॉन रिन्यूएबल, यानी एनर्जी सोर्सेस सच गेट यूज्ड अप एंड कैन नॉट बी रिप्लेस्ड और रिप्लेनिश्ड इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। यानी ऐसे सोर्स ऑफ एनर्जी जिसको आप निकट भविष्य में बना नहीं सकते हैं। ठीक है, निकट जल्दी से आप बना नहीं सकते, अगर वो सारा चीज़ चला जाएगा तो आप उसको बना नहीं सकते हैं। ऐसे रिसोर्सेज को क्या कहते हैं? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। दीज आर एल्सो कॉल्ड एग्जॉस्टेबल, मतलब जो समाप्त होने वाला, जो ख़त्म हो जाएगा, उसको आप बना नहीं पाइएगा, और जो ख़त्म हो जाएगा निकट भविष्य में उसको कहते हैं एग्जॉस्टेबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। फॉसिल फ्यूल लाइक पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड कोल आर नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी निकट भविष्य में क्या हो जाएंगे? ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए इसको क्या कहते हैं? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। डू यू नो
ए रीजनेबल गुड एस्टिमेट ऑफ क्वालिटी ऑफ ए फ्यूल कैन बी अटेंड थ्रू दैट इज नोन इज द कैलोरीफिक वैल्यू। देखिए जितना भी फ्यूल है उसका एक कैलोरीफिक वैल्यू होता है। कैलोरीफिक वैल्यू कहने का मतलब है कि वो कितना ज़्यादा आपको एनर्जी देता है। जितने ज़्यादा अगर जल के वो एनर्जी देता है उसका उतना ही कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा है। द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ए फ्यूल इज द अमाउंट ऑफ हीट। क्या है? अमाउंट ऑफ हीट है, जितना वो देता है जलने के बाद। ए कैलोरीफिक वैल्यू इज फ्यूल is the amount of heat obtained from when it unit mass this fuel completely burned under the ideal condition। यानी आइडियल कंडीशन में, यानी सफिशिएंट मात्रा में उसको ऑक्सीजन मिले, जलने वाला सारा जो कंडीशन हो फुलफिल हो, और एक यूनिट जितना ज़्यादा एनर्जी देता है उसी को कहते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। फॉर एग्जांपल कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ कोल, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ कोल कितना है ये आप याद रखिएगा। ये The calorific value of coal is 30,000 kilojoule per kg and that of wood कितने देता है 20,000। The above value indicate the coal is the better fuel than wood। ये क्या बताता है? अब देखिए कैलोरीफिक वैल्यू इसका कितना है? कोल का 30,000 है, इसका है 20,000, इसका है 30, कोल का है 30,000 और वुड का है 20,000। तो देखिए जिसका कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा वो बढ़िया, वो बेटर। तो यहाँ कैलोरीफिक वैल्यू कोल का ज़्यादा है, इसलिए कोल क्या है? बेटर फ्यूल है। किससे? वुड से। टाइप्स ऑफ कोल, देखिए ये बात कोल कितने तरह का होता है ये डिपेंड करता है कि कैसे उस पर टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशन है, टाइम पीरियड कितना लगा है। ठीक है, तो जैसे आप जानते हैं कि कोल का जो फॉर्मेशन हुआ था, हम लोग पढ़ लिए कोल का फॉर्मेशन कैसे होता है कि ज़मीन के नीचे चला जाना और उस पर अर्थ का जियोलॉजिकल एक्शन होना। ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन एंड द टाइम पीरियड फॉर विच फॉसिल्स रिमेन बuried अंडर द सरफेस और डिफरेंट वेराइटी ऑफ कोल हैज बीन फॉर्म। कितना पहले गया है, कितना उस पर एक्शन हुआ है, और टेम्परेचर का कितना उस पर एक्शन हुआ है, प्रेशर का, इस आधार पे हम कोल को अनेक कैटेगरी में बांटते हैं। जैसे आप देख रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोल, कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स है? तो पिट है, लिग्नाइट है, बिटुमिनस है एंड एंथ्रासाइट्स। ये समझ लीजिए मेनली ये 4 टाइप का है। दीज कोल्स आर डिफरेंट फ्रॉम द टर्म ऑफ द कंटेंट द वोलाटाइल मटेरियल एंड द परसेंटेज ऑफ कार्बन, मॉइस्चर एंड अदर एलिमेंट प्रेजेंट इन देम। इसको किस आधार पर बांटा गया है? इसको बांटा गया है कि कार्बन के कितना परसेंटेज है, पिट में कितना परसेंट है, लिग्नाइट में कितना परसेंट है, बिटुमिनस में कितना परसेंट, एंथ्रासाइड में कितना परसेंट है, एंथ्रासाइड में। तो ये वोलेटाइल मटेरियल, परसेंटेज ऑफ कार्बन, मॉइस्चर कितना है और एलिमेंट्स और भी एलिमेंट्स कितना उसमें प्रेजेंट है, इस आधार पे इसको बांटा गया है। पिट जो है, पिट ये जो सॉफ्ट ब्राउन सबस्टांस है, ब्राउन कलर का है और सॉफ्ट है, और इसमें 30% कार्बन है। और ये जो है ये फॉर्मेशन ऑफ कोल का अर्लीस्ट शुरुआती स्टेज है। ठीक है, उसके बाद है लिग्नाइट। ये जो है इसमें मेन आपको याद करना है कि कार्बन कितना परसेंट है, 38% कार्बन है, और ये लोएस्ट ग्रेड ऑफ कोल है, कोल का लोएस्ट ग्रेड है। ठीक है, इसका यूज हम लोग पावर जनरेशन में, इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन में जनरली हम यूज करते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स बिटुमिनस कोल, और ये इसमें जो है परसेंटेज जो है कार्बन का वो है 65%। स्टूडेंट देखिए बार बार हम आपको कह रहे हैं इसमें सब में, चाहे पीट है या लिग्नाइट है या बिटुमिनस कोल है, ये सब में आप परसेंटेज कार्बन का जरूर याद रखिएगा। जैसे बिटुमिनस में हमने बताया 65% और लिग्नाइट में 38% और पीट में 30%। यहाँ से क्वेश्चन आपको आएगा, ये मेन क्वेश्चन का जगह है। और ये पावर जनरेशन के रूप में देखिए कार्बन का बहुत ज़्यादा मात्रा है 65%, तो पावर जनरेशन के लिए और अनदर टाइप के ऑफ फ्यूल्स के लिए यूज करते हैं, जैसे कोक, यानी कोक जो है यहीं से आपको बनता है। उसके बाद है एंथ्रासाइड, ये हार्ड कोट है और इसमें 90% कार्बन है, यानी सबसे ज़्यादा एंथ्रासाइड में कार्बन है, और ये हाईएस्ट ग्रेड का कोल माना जाता है। ठीक है,
ये हैं उसके टाइप्स। अब देखिए डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन एंड इट्स प्रोडक्ट, स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ कोल। कोल को बहुत ज़्यादा आप हीट कीजिएगा, बहुत ज़्यादा हीट तो आप बाहर में नहीं कर सकते हैं, लैब में कीजिएगा। तो स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ कोल इन ऑब्सेंस ऑफ एयर, एयर के एब्सेंस में आप उस कोल को बहुत ज़्यादा हीट कीजिएगा, और इसी चीज़ को कहते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। ठीक है, आगे समझ में, जब कोल को स्ट्रॉन्गली हीट करते हैं इन एब्सेंस ऑफ एयर, तब उसको कहते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। और ये बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं इसे, जैसे कोक है, कोल है, कोलतार है, ये सारा चीज़ किससे हम प्राप्त करते हैं? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के माध्यम से प्राप्त करते हैं। स्टूडेंट्स, कोक ये क्या है? हार्ड है एंड पोरस सबस्टांस है। ठीक है, पोरस मतलब समझते हैं छिद्र, होल, यानी हार्ड है और पोरस सबस्टांस है। इसका यूज हम लोग किस चीज़ में करते हैं? डोमेस्टिक यूज में भी करते हैं, इंडस्ट्रियल यूज में, स्टोव के लिए, फर्नेस के लिए करते हैं। गिव नो स्मोक, यानी बहुत कम स्मोक देता है, ये न के बराबर देता है, यानी स्मोकलेस भी कह सकते हैं, यानी बहुत कम स्मोक देता है। और इसका यूज मेटल को निकालने में भी करते हैं, मेटल एक्सट्रैक्ट करने में भी करते हैं। जानते हैं मेटल दूसरे चीज़ों के साथ मिल करके रहता है, पाया जाता है, उसको हम अलग करते हैं और सब चीज़ों से उसको अलग करते हैं, उसमें भी हम यूज़ करते हैं। और इसको हम यूज़ करते हैं फ्यूल बनाने में। ठीक है, लाइक वाटर, गैस, CO+H2। अब अगला जो है वो है कोलतार। आइए क्या आता है? ब्लैक इन कलर है, विस्कस लिक्विड है, चिपचिपा, गाढ़ा, डेंस। इसको हम यूज़ करते हैं डाई बनाने में, कलर बनाने में, ड्रग्स बनाने में, एक्सप्लोसिव विस्फोटक बनाने में, परफ्यूम बनाने में भी यूज़ करते हैं, पेंट बनाने में यूज़ करते हैं, फोटोग्राफिक मटेरियल बनाने में यूज़ करते हैं, और रूफिंग मटेरियल बनाने में भी छत पे देखते हैं कहीं कहीं आपको ब्लैक चिपकाया रहता है। तो ये सब कोलतार है। कोलतार के बारे में हम लोग जान गए क्या, कि ब्लैक इन कलर होता है, विस्कस लिक्विड है, ठीक है, गाढ़ा लिक्विड है, और ये बहुत चीज़ बनाने में हम इसको यूज़ करते हैं। ये जो डाई बनाते हैं हम लोग, कलर, ठीक है, सिंथेटिक कलर बनाते हैं, ड्रग्स बनाते हैं, इससे एक्सप्लोसिव बनाते हैं, परफ्यूम स्प्रे जिसको आप साधारण सी भाषा में समझ लिए, पेंट है जो होता है, फोटोग्राफिक प्लेट में भी यूज़ करते हैं। तो ये था कोलतार। अब स्टूडेंट्स लास्ट है कोल गैस। ये क्या है? इनफ्लामेबल गैस है, और इसको डोमेस्टिक के लिए जलता है। ठीक है, और इसको हम डोमेस्टिक, इसका यूज़ कहाँ करते हैं? तो घरों में यूज़ करते हैं और इंडस्ट्री में भी यूज़ करते हैं। ठीक है, इस तरह से कोल प्रोसेसिंग जो यूनिट है वहाँ भी यूज़ करते हैं। तो ये है कोल का टाइप्स है और कहाँ क्या है इसका यूज होता है। फॉसिल फ्यूल्स। एट प्रेजेंट मोस्ट ऑफ आवर एनर्जी नीड आर मेड थ्रू द नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस, मेनली फॉसिल फ्यूल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड कोल। आज के समय में जो भी समय बीत रहा है, ज़्यादातर एनर्जी जो हमको चाहिए उसको फुलफिल कर रहा है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। फॉसिल फ्यूल कहते किसको हैं? फॉसिल फ्यूल आर सो कॉल्ड बिकॉज दे वेयर फॉर ओवर द पीरियड ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स। मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले जो अर्थ के नीचे चला जाता है, और अर्थ के नीचे जाने के बाद एक्शन होता है उस पर। जैसे आप जानते हैं अर्थ को 3-4 पार्ट में बांटते हैं, क्रस्ट, मेंटल, कोर। आप पहले भी जान चुके हैं कि अर्थ को 3 कैटेगरी, मेनली 3 कैटेगरी में बांटा जाता है। सबसे नीचे वाला जो है कोर है। तो यहाँ देख लीजिए, ये कोर का में बहुत ज़्यादा हीट होता है, उसका एक्शन होता है। सुनामी, अर्थक्वेक, इस सब के कारण क्या हो जाता है? अर्थ सरफेस से प्लांट्स और एनिमल जमीन के अर्थ के नीचे चले जाते हैं, और वहाँ बहुत ज़्यादा हीट है, कोर पार्ट में बहुत ज़्यादा प्रेशर है। ठीक है, और उससे क्या होता है? डेड एनिमल और प्लांट का जो फॉर्म होता है वो चेंज होकर के फॉसिल फ्यूल के रूप में हमें मिलता है। तो आप समझ लीजिए कि मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले जो अर्थ पे घटना घटी, जिसके कारण प्लांट्स और एनिमल्स अर्थ के नीचे चले गए, और वहाँ कोर का बहुत ज़्यादा हीट होने का एक्शन हुआ उन पे,
और प्रेशर बहुत ज़्यादा था। इसके कारण जो प्लांट या एनिमल जो डेड बॉडी है उसका चेंज हो गया, वो चेंज हो गया, उस बॉडी में उसका फॉर्म चेंज हुआ और फॉसिल फ्यूल के रूप में हमको मिला। तो हम देख रहे हैं कि सोर्सेस हैं, कई सोर्स हैं जिसको हम यूज़ करते हैं। उसी में एक सोर्स है वुड। वुड जो है वो भी हमारे लिए फ्यूल के रूप में यूज होता है। स्टूडेंट्स, जो मेजर रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है उसमें वुड है, और ये जलने के बाद, ठीक है, लार्ज अमाउंट में हमको क्या देता है, जिसका कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा है। कोल से तो कम है लेकिन कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा है, जो जलने के बाद हमको लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में हमको मिलता है। ठीक है, वुड जो है आज हम यूज़ करते हैं वुड को, तो ये लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है, बहुत ज़्यादा हम इसको यूज़ करते हैं। और इसका यूज हम लोग क्या करते हैं, खाना बनाने में, हीटिंग करने, ठंडा के दिनों में देखते हैं हम उसको जला करके, अलाव जिसको कहते हैं, जला करके अपने आप को हीट करते हैं, खाना बनाने के लिए में यूज करते हैं। और स्टीम इंजन का ऑकेजनली स्टीम इंजन को लिए या टरबाइन चलाने के लिए या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज करते हैं। तो बहुत सारा लार्ज अमाउंट पे हम वुड को फ्यूल के रूप में यूज करते हैं। स्टूडेंट्स, कंबसन ऑफ वुड प्रोड्यूस हीट। अब कंबसन जानते हैं किसको कहते हैं? अब जानते हैं कोई भी सामग्री, कोई भी सबस्टांस अगर जलता है, जल करके हीट देता है एनर्जी के रूप में, तो वो कंबस्टेबल सबस्टांस कहलाता है। तो कंबसन होता है, कोई भी चीज़ जलता है, ठीक है, तो हीट प्रोड्यूस करता है और उसका हम बहुत चीज़ों में यूज करते हैं। हाउएवर इट एल्सो प्रोड्यूस, अब वो कोई चीज़ जलेगा तो हीट के साथ साथ और चीज़ प्रोड्यूस करेगा, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, अगर ऑक्सीजन का मात्रा कम है तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस कर देगा। और ये क्या होगा आपके लिए, जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। आप जानते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड कब प्रोड्यूस होता है, जब ऑक्सीजन को भी कंबस्टेबल सब्सटेंस है जो जल रहा है, अगर ऑक्सीजन का मात्रा उसको कम मिल रहा है तो पूरी तरह तक बर्न नहीं होता है, और जिसके कारण कार्बन मोनोऑक्साइड CO बनता है, जो एक डेंजरस है। ठीक है, आपके लिए इरिटेटिंग प्रोड्यूस करेगा, खतरनाक है, इससे आपको मौत भी हो सकती है। ठीक है, तो ये कंबसन के बाद जो प्रोड्यूस होगा हीट। स्टूडेंट्स, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ डू यू नो, कह रहा है कि जब एक्सेसिव आप वुड को यूज़ कीजिएगा, जैसा कि हम लोगों ने देखा कि आप जलाने के लिए, टरबाइन चलाने के लिए, खाना बनाने के लिए, स्टीम इंजन को चलाने के लिए, ये सारा चीज़ को हम यूज कर दे रहे हैं वुड को, तो कहाँ से वुड लाइएगा? आप कहीं ना कहीं आप पेड़ काटिएगा, जंगल से आप पेड़ काटिएगा। तो एक्सेसिव रिमूवल जब होगा वुड का, तो उसके चलते क्या हो जाएगा, जो हैबिटेट है जंगल में जो काटिएगा, वहाँ जो एनिमल्स हैं उसका हैबिटेट है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, उसके जीवन पर खतरा है। दूसरा चीज़ सॉइल इरोजन, आप जूनियर क्लास में पढ़ते हैं, अगर प्लांट रहेगा तो वो मिट्टी को बांध करके रखेगा। अगर प्लांट को आप काट लीजिए, पेड़ काट लीजिएगा, तो मिट्टी का उस पर जो एक्शन होगा वाटर का, एयर का, वो उसको इरोड करेगा, काट के ले जाएगा। इसी चीज़ को सॉइल इरोजन कहते हैं। तो सॉइल इरोजन को बढ़ावा मिलेगा। इस तरह से हमको ये सावधानीपूर्वक ही इसको यूज करना पड़ेगा। कोल इज readily combustible black rock and brownish black sedimentary rock। कोयला क्या है? कंबस्टेबल सबस्टांस है, ब्लैक इन कलर है, एक तरह का चट्टान है, और ब्राउनिश कलर भी है, एक सेडिमेंट्री रॉक है। आप पढ़े होंगे सेडिमेंट्री रॉक किसको कहते हैं हिंदी में, जिसको परतदान चट्टान कहते हैं। यानी परतदान चट्टान में लेयर बाय लेयर बना हुआ रॉक है। ठीक है, और फिर से इसको हम यूज़ करते हैं, बहुत चीज़ों में यूज़ करते हैं, जैसे खाना बनाने के लिए यूज़ करते हैं। और जैसे ही आप इसको जलाइएगा, ए लॉट ऑफ स्मोक, बहुत ज़्यादा धुआं प्रोड्यूस करता है, और जो क्या होगा, खतरनाक होगा, और ये इसका स्मेल भी खराब आता है। और ये क्या करेगा, जब बहुत ज़्यादा धुआं निकलेगा, स्मोक निकलेगा, तो एयर पोल्यूशन करेगा। तो ये आप कोल यूज़ कीजिएगा, और कोल बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो सावधानीपूर्वक इसको भी यूज़ करना है, एक दायरे में यूज़ करना है, क्योंकि इसके कारण क्या हो सकता है, लॉट ऑफ स्मोक रिलीज ड्यूरिंग द combustion and this produce the pollution, air pollution।
वर्ल्ड वाइड कोल जो है वो लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है। कोयला जो बहुत ज़्यादा सोर्स ऑफ एनर्जी है विश्व में। इसके से हम क्या करते हैं, जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते, बिजली बनाते हैं। अक्रेंस ऑफ कोल, कोल कहाँ मिलता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जैसा कि हमने आपको बताया फॉसिल फ्यूल है कोल, और डीप में है, अर्थ के डीप में है। तो हम इसको डीप अर्थ के अंदर से निकालते हैं, डीप अंडर द अर्थ, अर्थ के अंदर से निकालते हैं, और इसको माइंस कहते हैं, अंदर से निकालना। और ये भारत में है, झारखंड में है, मध्य प्रदेश से है, उड़ीसा से है, वेस्ट बंगाल से है। और झारखंड में सबसे बड़ा कोल माइंस है बोकारो और झरिया में, ठीक है। ये झारखंड में है, रानीगंज है, वेस्ट बंगाल में है। और ये डू यू नो आप देख लीजिए, वर्ल्ड वाइड कोल इज वन ऑफ द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन। आप जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत ज़्यादा होना हमारे लिए खतरनाक है। हालांकि आप बायो के भी स्टूडेंट हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो प्लांट के लिए ज़रूरी है, वो ऑक्सीजन रिलीज करता है, लेकिन सबका एक रेशियो है, एक दायरा है। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है विश्व में, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, तो ये सोर्स जो सबसे ज़्यादा है वो कोल है, ठीक है। इसलिए इसको आप हिसाब से इसका यूज होना चाहिए। फॉर्मेशन ऑफ कोल, कोल वाज फॉर्म फ्रॉम प्लांट रिमेन्स गॉट बuried डीप अंडर द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट के अंदर जो प्लांट्स अंदर चले गए, अब वो जानते हैं क्यों अंदर चले गए, हो आपको पहले भी बताया, अर्थक्वेक या सुनामी जैसे चीज़ों का आना, जिससे अर्थक्वेक होता है, उसके अंदर प्लांट्स चले जाते हैं, और वही बाद में जाके कोल बन करके बाहर हम लोग इसको यूज़ करते हैं। और ये बनने में क्या होता है, बहुत समय लग जाता है, ठीक है, ए लार्ज पीरियड ऑफ टाइम। और उसमें क्या होता है, केमिकली चेंज और फिजिकली चेंज आता है। आप जूनियर क्लास में पढ़े होंगे केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज। तो जब ज़मीन के अंदर लंबे समय तक चले जाते हैं तो उसमें फिजिकल और केमिकल चेंज होता है, और जियोलॉजिकल एक्शन होता है पृथ्वी के अंदर, जो आप जानते हैं वो कि किस तरह मेंटल कोर और क्रस्ट में किस तरह से टेम्परेचर कोर में बहुत ज़्यादा है, तो इस पर भौगोलिक एक्शन होता है, और वो क्या होता है, सॉलिड मटेरियल के रूप में क्रिएट हो जाता है। और इसी प्रोसेस को जो कन्वर्जन हो रहा है डेड प्लांट इनटू कोल, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड प्लांट मटेरियल इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बनाइजेशन। यानी प्लांट जो होता है ज़मीन के नीचे चला गया, और उसमें जियोलॉजिकल एक्शन हुआ, फिजिकल चेंजेज हुए, केमिकल चेंजेज हुए, और वो जो डेड प्लांट है मटेरियल है वो कोल के रूप में ट्रांसफ़र हो गया। इसी चीज़ को कहते हैं कार्बनाइजेशन।